कभी सोचा है कि मौसम कैसे बदलता है या एक भारी भरकम हवाई जहाज हवा में कैसे टिका रहता है? इन सब के पीछे एक ही चीज है, तरल पदार्थ की गति। ये हमारे चारों ओर है, हर पल। ये समझना हमारे ग्रह और हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस कभी कभी बिल्कुल बेकाबू लगने वाले व्यवहार को समझते कैसे हैं? इसका अनुमान कैसे लगाते हैं? मतलब वैज्ञानिक कैसे बता देते हैं कि कोई समुद्री तूफान किस तरफ जाएगा या एक हवाई जहाज हवा में कैसे सफर करेगा? हैरानी की बात है, लेकिन इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के सिर्फ 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली नियमों में। जी हाँ, वही नियम जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। और जब हम इन्हीं नियमों को तरल पदार्थों पर यानी फ्लूइड्स पर लागू करते हैं तो हमें बहाव की इस पूरी दुनिया को समझने की एक गजब की ताकत मिल जाती है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस बहाव को यानी फ्लो को मॉडल कैसे किया जाता है। फिर एक चलते हुए नज़रिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन 3 खास समीकरणों पर आएंगे जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि फ्लो कितने अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्लो को मॉडल कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि हम फिजिक्स के नियम किसी ऐसी चीज़ पर कैसे लगाएं जो ठोस नहीं है, जिसका कोई तय आकार नहीं है, जो लगातार बदल रही है, जैसे पानी या हवा। एरोडायनामिक्स के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, J.D. एंडरसन जूनियर। उन्होंने क्या खूब कहा है कि एक ठोस चीज़ को देखना और समझना काफ़ी आसान है, लेकिन एक तरल पदार्थ एक पिचपिची सी चीज़ है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बस यही वो असल समस्या है जिसे वैज्ञानिकों को सुलझाना था। तो इस पिचपिची सी चीज़ को एनालाइज करने के लिए वैज्ञानिक 2 खास तरीके अपनाते हैं। पहला है फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बहाव के एक बड़े फिक्स्ड हिस्से को देखते हैं। मान लीजिए एक अदृश्य बक्सा है और हम बस ये देखते हैं कि इस बक्से में कितना फ्लूइड अंदर आया और कितना बाहर गया। और दूसरा तरीका है इन्फिनिटेसिमल फ्लूइड एलिमेंट। इसमें हम बहाव के एक बहुत ही छोटे से नन्हे से कण को पकड़ लेते हैं और फिर उसी के साथ साथ चलते हैं, ये देखने के लिए कि सफर के दौरान उसके साथ क्या क्या होता है। ये देखिए, यहाँ ये दोनों मॉडल दिखाए गए हैं। ऊपर वाला ए जो है वो है बड़ा सा कंट्रोल वॉल्यूम, हमारा वो अदृश्य बक्सा, और नीचे बी में वो नन्हा सा फ्लूइड एलिमेंट है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। तो ये 2 बिल्कुल अलग नजरिए, लेकिन दोनों एक ही चीज को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फ्लो को देखा कैसे जाता है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। इसे कहते हैं सब्सटैंशियल डेरिवेटिव। नाम सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए, फ्लो को समझने की असली चाबी यही है। तो आखिर ये सब्सटैंशियल डेरिवेटिव है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी फ्लूइड के कण की किसी प्रॉपर्टी, जैसे कि तापमान या डेंसिटी, में होने वाले टोटल बदलाव की दर है जब वो कण स्पेस और टाइम में घूम रहा होता है। मतलब इसमें 2 तरह के बदलाव जुड़े होते हैं। एक तो उस जगह पर समय के साथ जो बदलाव हो रहा है, जिसे हम लोकल चेंज कहते हैं, और दूसरा उस कण के खुद के चलने की वजह से जो बदलाव हो रहा है, जिसे कन्वेक्टिव चेंज कहते हैं। इस डायग्राम में बिल्कुल यही चीज दिखाई गई है। हम एक अकेले फ्लूइड एलिमेंट को देख रहे हैं जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा है। सब्सटैंशियल डेरिवेटिव हमें ये समझने में मदद करता है कि इस पूरे सफर में इसकी प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही हैं, मतलब समय गुजरने की वजह से भी और अपनी जगह बदलने की वजह से भी। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए कि कोई पहाड़ों में हाइकिंग कर रहा है और सामने एक ठंडी गुफा है। अब जैसे ही वो इंसान गुफा के अंदर जाता है, उसे ठंड लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक नई ठंडी जगह पर चला गया है। ये हुआ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। लेकिन ठीक उसी पल जब वो गुफा में घुस रहा था, मान लीजिए किसी ने उस पर एक बर्फ का गोला फेंक दिया, तो उसे अचानक से उसी जगह पर और ज्यादा ठंड महसूस हुई। ये हुआ लोकल डेरिवेटिव। तो अब उस इंसान को जो टोटल ठंड महसूस हुई, मतलब गुफा में जाने की वजह से और बर्फ का गोला लगने की वजह से, बस वही है सब्सटैंशियल डेरिवेटिव। तो इस जबरदस्त मैथमेटिकल टूल को समझने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, वो 3 गवर्निंग इक्वेशंस जो फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को गणित की भाषा में बदल देते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर टिका है। मास इज कंजर्व्ड, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है।
इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी जगह में जितना मास अंदर आता है उतना ही मास बाहर जाना चाहिए या फिर अंदर जमा हो जाना चाहिए। कोई भी चीज यूं ही गायब नहीं हो सकती। ये समीकरण यही करता है। ये हमारे उस कंट्रोल वॉल्यूम की सतह पर मास के फ्लो को अंदर की डेंसिटी में होने वाले बदलाव के साथ बैलेंस करता है। ये एक तरह से हिसाब किताब रखने जैसा है। जो आया वो या तो बाहर गया या अंदर ही रह गया। सिंपल। इसके बाद आते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि न्यूटन का दूसरा नियम F=ma ही है। बस इसे फ्लूइड्स के लिए एक बहुत ही डिटेल रूप में लिखा गया है। ये समीकरण बताते हैं कि फ्लूइड के किसी कण में जो एक्सेलरेशन होता है वो उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस जैसे प्रेशर, फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी और ग्रेविटी का नतीजा होता है। हाँ, और यही वो इक्वेशंस हैं जिन्हें सॉल्व करना बेहद मुश्किल है। लेकिन मौसम की भविष्यवाणी से लेकर हवाई जहाज बनाने तक हर चीज के लिए ये बेहद जरूरी हैं। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना पेचीदा हो सकता है। इस छोटे से एलिमेंट पर एक्स डायरेक्शन में ही देखिए, प्रेशर लग रहा है, अलग अलग तरह के शियर स्ट्रेस लग रहे हैं और ये सब मिलकर उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं। है तो ये F=ma ही, लेकिन फ्लूइड्स के लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ। और हमारा तीसरा और आखिरी गवर्निंग इक्वेशन है द एनर्जी इक्वेशन। ये थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम पर आधारित है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये इक्वेशन किसी फ्लूइड की एनर्जी में होने वाले बदलाव को दो चीजों से बैलेंस करता है। एक, उसे दी गई हीट, और दूसरा, आसपास के फोर्सेस द्वारा उस पर किया गया काम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग तरीकों से एनर्जी एक फ्लूइड एलिमेंट के अंदर बाहर जा सकती है। इसमें हीट ट्रांसफर भी शामिल है, जिसे Q.x से दिखाया गया है, और प्रेशर और स्ट्रेस फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो भी। फिर से ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो अब हमारे पास ये तीन जबरदस्त इक्वेशंस हैं: कंटिन्यूटी, नावियर-स्टोक्स और एनर्जी। अब देखते हैं कि असल दुनिया में फ्लूइड मोशन को समझने और उसे अलग-अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए इनका इस्तेमाल होता कैसे है। मोटे तौर पर हम फ्लो को इन 4 तरीकों से बांट सकते हैं। स्टेडी फ्लो वो होता है जिसमें समय के साथ कुछ नहीं बदलता, जैसे पाइप में एक ही रफ्तार से बहता पानी। अनस्टेडी फ्लो में समय के साथ हालात बदलते हैं, जैसे नदी में उठती कोई लहर। यूनिफॉर्म फ्लो में हर जगह पर वेलोसिटी एक जैसी होती है, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी जगह जगह बदलती है, जैसे किसी पतले होते पाइप में। और जब बात बहुत तेज रफ्तार वाले फ्लोस की होती है तो हम मैक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लो की स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशियो होता है। अगर मैक 1 से कम है तो ये सबसोनिक है, जैसे हमारे पैसेंजर प्लेन्स। मैक 1 से 5 के बीच है तो सुपरसोनिक, जैसे कोई फाइटर जेट। और मैक 5 से भी ज्यादा हो तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, जैसे कोई अंतरिक्ष यान जब वापस धरती पर आता है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 बुनियादी नियम और कुछ स्मार्ट मॉडलिंग टेक्निक्स हमें एक समुद्री तूफान जैसी पेचीदा चीज को भी समझने की ताकत देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर फिजिक्स की भाषा इतनी शक्तिशाली है कि वो हवा और पानी के बर्ताव को बयां कर सकती है, तो फिर और क्या-क्या है जो हम इसकी मदद से समझ सकते हैं।